क्योंकि मेरे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी हम ये आंधी की बात कर रहे थे, ये जो 270 का आंकड़ा आप छू रहे हैं, हमने 3 महीने विश्लेषण किया, मैं बिल्कुल ईमानदारी की बात कह रहा हूं, और नतीजा जो निकल कर आ रहा था विश्लेषण का, विवेचना का, कि भाई कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। ज्यादा लोग कह रहे थे स्लाइट एज टू बीजेपी, लोग वो भी थे 60-40 बटा हुआ था जो कह रहे थे नहीं समाजवादी पार्टी को एज है। पर ये तो एक ऐसी आंधी शायद हमें छू नहीं पाई, ये ऐसी आंधी थी और इसको पकड़ नहीं पाए क्या पत्रकार लोग? ऐसा एक्स फैक्टर क्या था, वो मुद्दा क्या था कि इस आंकड़े तक आपको ले गया? नहीं, तमाम पत्रकारों ने पकड़ लिया था। कुछ पत्रकार थे जो जानकर नहीं पकड़ पाए थे। मैं समझता हूं कि उनको जानकारी का हो सकता अभाव रहा हो। जनता की पकड़ को आप सब जानते हैं कि जनता क्या चाह रही है। जिस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार का एक संयोजन चला था आपसी, और उसके कारण जो घर घर मोदी जी और योगी जी की जो योजनाएं पहुंची थी, उन योजनाओं में जो आम मतदाता था वो सीधे प्रधानमंत्री जी से और सीधे मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, ये तो आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा कि जनता ने ये चुनाव को स्वयं लड़ा है। और जनता ने जो संकीर्णवादी सोच थी, परिवारवादी, संप्रदायवादी, जातिवादी जो सोच थी, उसके खिलाफ उसने राष्ट्रवादी और सनातन जो सोच है उसके प्रति अपना अभिमत दिया है। पर दिनेश शर्मा, आप ये बात तो मानेंगे, पिछले 2 साल थी, मुश्किल भरा वक्त था। ये जो कोरोना काल था, ये मुश्किल भरा वक्त था। लोगों ने अपनों को खोया भी, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दुनिया भर के सवाल उठे भी, उसके बाद मजदूरों का पलायन भी देखा इस देश ने, और उत्तर प्रदेश ने झेला भी, महंगाई बेरोजगारी की मार भी पड़ी। उसके बावजूद इतना भरोसा जो जनता ने कायम किया है, उसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, सुशासन, हमारे नेताओं का परिश्रम, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की दोनों सरकारों का आपस का बेहतर सामंजस्य, तालमेल, और जो केंद्र और प्रदेश की सरकारें थी उनकी कार्य योजनाओं का सीधे आम जनता तक, हर घर तक उसकी पहुंच होना, ये तमाम ऐसे कारण थे जिन्होंने सुशासन को स्वीकार किया। और जो एक यहाँ पर आर्थिक उन्नति की जो गति थी, यात्रा थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको तेज करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना अभिमत दिया। और मैं कह सकता हूं कि पूरा जो उत्तर प्रदेश रहा है उसने एक नया इतिहास रचा है। और जो तमाम प्रकार की संभावनाओं को लाते थे कि जाति के आधार पर, मठाधीशों के आधार पर तमाम प्रकार के छत्र नए नए तैयार हो गए थे और जातियों का ठेका लेकर दौड़ रहे थे, तो जनता ने उनको समझा दिया कि आज जातियों का ठेका लेने वाले ठेकेदारों का अब नहीं, अब काम करने वाले, जो विकास करने वाले लोग हैं, उनका अब आज का समय है। और जो विकास करेगा उस जनता उसके साथ रहेगी। ये बात लेके मैं समझता हूं कि आज का चुनाव राष्ट्रवादी सोच और परिवारवादी सोच, इसको कह सकते हैं कि सांप्रदायिक और क्षेत्रवादी जो संकीर्ण सोच थी, उसके विरुद्ध ये चुनाव था। दिनेश शर्मा, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। योगी जी का बेहतर समन्वय वाली सोच थी, उसको स्वीकार किया। दिनेश शर्मा, सुकेश रंजन मेरे सहयोगी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। दिनेश जी नमस्कार। अब आप किस वजह से जीते, ये तो ये इस पे तो चर्चा होगी, लेकिन अब चूंकि आप जीत चुके हैं ऐसा लगता है, तो मैं आगे की बात थोड़ा जानना चाहता हूं। जैसे पिछली बार जब सरकार का गठन हुआ तो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और एक ओबीसी चेहरे को बनाया गया उप मुख्यमंत्री और एक ब्राह्मण चेहरे को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। आपको लगता है कि क्या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए या जो क्रम चल रहा है वही होना चाहिए? चूंकि आप काउंसिल के सदस्य हैं, अगर जीत जाते हैं केशव मौर्य, तो वही होना चाहिए जो सरकार चल रही थी कॉन्टिन्यूटी वाली, या बदलाव होना चाहिए? आप जो देखिए, ये सब आप एक यक्ष प्रश्न कर रहे हैं जो भविष्य के गर्त में है। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व क्षमता वाले अनेक लोग हैं जिनकी कोई कमी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अपने किस कार्यकर्ता से क्या काम लेना होगा, ये वो समय और योग्यता को देखते हुए वो लेती है।
किसको कहां पर काम देना है, सरकार ये उसे तय करती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये प्रश्न ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के उसमें है। नहीं, कॉम्बिनेशन वही होना चाहिए दिनेश जी, क्या ऐसा है कॉम्बिनेशन एक ओबीसी और एक ब्राह्मण का होना चाहिए, ऐसा कुछ? तो वो बीजेपी कॉम्बिनेशन के आधार पर नहीं, क्रिया और कर्म के आधार पर। एक बड़ी खबर आ रही है दिनेश जी, बीच में रोक रहा हूं, लाल कुआं से उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। लाल कुआं से हरीश रावत 8000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आप प्लीज अपनी बात जारी रखिएगा, यह बड़ी खबर फ्लैश करना जरूरी था। और डॉक्टर साहब पता नहीं इस सूचना को कैसे लेंगे। अभी मेरे पास जो लेटेस्ट सूचना आ रही है कि केशव मौर्य सपा की पल्लवी पटेल से 1800 वोटों से पीछे चल रहा है। ये विष्णु त्रिपाठी, दिनेश शर्मा जी ये जानकारी दे रहे हैं, सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य पीछे हो गए। मैं सुकेश जी के सवाल के संदर्भ में ये जानकारी दे रहा हूं। हाँ। नहीं, देखिए अभी बहुत शुरुआती दौर है और इस शुरुआती दौर में किसी के बारे में कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं केशव जी भारी बहुमत से नहीं, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। नहीं, बेबी रानी मौर्य दिनेश जी आगे चल रही है आगरा से, इसका कोई मतलब है क्या? ये समझू मैं। नहीं, ठीक है। देखिए ये आपका डॉक्टर साहब अब ये खुराफात करने लगे हैं, पर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 2022 का ऐसा प्रचंड बहुमत, वो पुरानी कहावत है ना, आप लखनऊ में बैठे हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, तो ये इसे सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो 2024 की राह और आसान कर दी इस नतीजे ने डॉक्टर साहब? देखिए उत्तर प्रदेश में संभवतः मैं अगर सही हूं तो 14 में से 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बने हैं और उत्तर प्रदेश की महत्ता को 85 सीट वाली लोकसभा वाली सीट को वाले उत्तर प्रदेश को आप नकार नहीं सकते हैं। निश्चित रूप में जो उत्तर प्रदेश के जो परिणाम है, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है, उसके इसके संकेत आप दे रहे हैं चुनाव परिणामों में। निश्चित रूप में इसका बेहतर काम करने का एक नया दायित्व पार्टी के नेतृत्व को मिलेगा और वो पूरी क्षमता के साथ इस पर काम करेगी। और मैं कह सकता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश नहीं बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लोग इनको अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्वकर्ता मानने लगे हैं। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग अगर यूक्रेन के युद्ध में फंस रहे हैं तो अपने देश से गुहार नहीं कर रहे हैं, वो भारत से कर रहे हैं, भारत के लोग उनको छुड़ा कर ला रहे हैं। तो भरोसा जताया है बीजेपी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दिनेश शर्मा।